नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, कोविड-19 से पहले भी इंडिया में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जिसका इनकम लेवल काफ़ी ज़्यादा लो था, जबकि कोविड-19 आने के बाद सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो आप बोल सकते हो हमारे देश में फ़िलहाल इनकम क्राइसिस है। अगर देखो हम इनकम को देखते हुए लिस्ट बनाएं, जैसे अगर हमारे देश में सबसे ज़्यादा इनकम अंबानी की है तो अंबानी लिस्ट में सबसे ऊपर, और उससे नीचे वो पर्सन जिसकी इनकम अंबानी से कम है। तो लिस्ट कुछ इस प्रकार की बनेगी, पिरामिड बनेगा। और पिरामिड का जो ये बॉटम हाफ है, बॉटम हाफ में जो लोग आते हैं उनका इनकम लेवल हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इस इनकम क्राइसिस को टैकल करने के लिए वेरियस इकोनॉमिस्ट के द्वारा 3 सॉल्यूशंस बताए जाते हैं। सबसे पहले फ्री अप द मार्केट्स, यानी मार्केट को फ्री अप कर दो। दूसरा इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। तीसरा टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना। इन तीनों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। राइटर ये कहते हैं इकोनॉमी के जो ये रूल्स हैं जिनकी सहायता से वेरियस एक्सपर्ट्स के अनुसार इनकम क्राइसिस को टैकल किया जा सकता है। आवश्यकता ये है कि इन तीनों रूल्स को फिलहाल की सिचुएशन देखते हुए री एग्जामिन किया जाए। तो एक एक करके इन तीनों रूल्स को हम एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्री अप द मार्केट्स। इस रूल में ये कहा जाता है वेरियस इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के द्वारा कि कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस हो उसके लिए आप मार्केट को फ्री कर दो। जैसे देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, पहले क्या था, किसान अपनी फसल बेच सकते थे सिर्फ एपीएमसी मंडी में, लेकिन सरकार कानून लेके आई, अब किसान अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकता है एपीएमसी मंडी से बाहर। यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए हमने मार्केट को फ्री कर दिया है। वेरियस इकोनॉमिस्ट के अनुसार इस केस में किसान अपनी फसल को उचित दाम पर बेच सकेंगे, किसानों का इनकम लेवल इंक्रीज होगा और इससे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी। कैसे? देखो, अगर किसानों का इनकम लेवल बढ़ता है तो मतलब वो मार्केट में जाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, ज़्यादा वो खरीदारी करेंगे और डिमांड बढ़ेगी वस्तुओं की। डिमांड अगर वस्तुओं की बढ़ेगी तो फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगी, फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ज़्यादा होंगी तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगी। सीधा सा लॉजिक है, काफ़ी बार हम ये डिस्कस करते हैं। बट देखो, राइटर एक बात ये बोलते हैं यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए मार्केट को ओपन करना ये तो ठीक है, बट वेरियस इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बात भी बोली जाती है कि आप लेबर के लिए भी मार्केट को ओपन कर दो ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आए। ये गलत है। कैसे? आप एक बात बताइए, लेबर किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है? लेबर परफॉर्म की जाती है ह्यूमन बीइंग के द्वारा, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स को आप गुड्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ह्यूमन बीइंग्स कमोडिटी नहीं है। पुराने समय में जब स्लेवरी प्रचलित थी तो ह्यूमन बीइंग्स को एज ए कमोडिटी खरीदा जाता था, बेचा जाता था। बड़ी मुश्किल से स्लेवरी खत्म हुई है। तो अब ये कहना कि मार्केट को आप पूरी तरह से ओपन कर दो लेबर के लिए, ये गलत है। फिर तो एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा लेबरर्स का, यानी मजदूरों का। तो ऐसी कंडीशन में सरकार का ये दायित्व बनता है लेबर के लिए मार्केट को पूरी तरह से ओपन ना किया जाए। अब बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल क्या है? याद कीजिए, इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि प्रोडक्टिविटी से आप क्या समझते हो? प्रोडक्टिविटी को हम मेजर करते हैं आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूं। मान लीजिए एक वर्कर एक दिन में 1 यूनिट दीवार बनाता है, एज कंपेरिजन टू 2 वर्कर एक दिन में 1 यूनिट दीवार बनाते हैं। दोनों एग्जाम्पल्स में प्रोडक्टिविटी कौन से केस में ज़्यादा है? पहले केस में दीवार उतनी ही बनी, समय भी उतना ही लगा, लेकिन पहले केस में 1 वर्कर ने दीवार बना ली और दूसरे केस में 2 वर्कर्स ने सेम काम किया सेम समय में। इसका मतलब दूसरे केस वाले जो 2 वर्कर्स थे उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं थी एज कंपेरिजन टू फर्स्ट केस वाला वर्कर जिसने उतने ही समय में उतनी ही दीवार बना दी। तो प्रोडक्टिविटी को हम मेजर करते हैं
टोटल कितना काम हुआ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स ने काम किया है, टाइम कांस्टेंट है। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी देश के संदर्भ में देखें तो प्रोडक्टिविटी हमें मेजर करनी हो तो ऊपर आप लोगे जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नीचे आप लोगे नंबर ऑफ पीपल इन द सिस्टम। इस प्रकार से आप प्रोडक्टिविटी मेजर कर सकते हो। अब बात आती है प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कैसे करें। देखो, इसके लिए दो स्ट्रेटजी हो सकती हैं। पहली स्ट्रेटजी ये हो सकती है मजदूरों की संख्या कम करो, यानी वर्कर्स की संख्या कम करो, बट जितने वर्कर हैं उनको अच्छी टेक्नोलॉजी दो, अच्छी मशीन्स दो। वही एग्जांपल लीजिए, दो मजदूर मिलके एक यूनिट दीवार बना रहे थे, कितने दिन में? एक दिन में। अगर देखो एक वर्कर को निकाल दिया जाए और बचा एक वर्कर, और जो एक वर्कर बच गया उसको अच्छी मशीन दी जाए, उसको बोला जाए कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, तो फिर पहले दो वर्कर मिलके जो दीवार बना रहे थे एक दिन में, उतनी ही दीवार एक वर्कर बना देगा अगर वो लेटेस्ट मशीन्स का इस्तेमाल करेगा, अगर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। तो ये एक स्ट्रेटजी है कि कम मजदूर रखो, कम वर्करों को काम दो, लेकिन जितने काम कर रहे हैं उनको अच्छी टेक्नोलॉजी दो, अच्छे मशीन्स दो। बट राइटर के अनुसार ये स्ट्रेटजी गलत है। क्यों गलत है? इससे तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आएगा ना। आप निकाल रहे हो मजदूर को काम से और मशीन्स का इस्तेमाल जो बचे हुए मजदूर हैं उनके द्वारा किया जाएगा। मशीन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वियर एंड टियर भी तो होगा। मतलब मशीन में आपने इन्वेस्टमेंट की, कुछ टाइम बाद उस मशीन की प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, मशीन खराब भी होगी, रिपेयर का भी खर्चा आएगा। तो राइटर इसके अपेक्षाकृत दूसरी स्ट्रेटजी सजेस्ट करते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है? दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि दो मजदूर जो मिलके दीवार बना रहे थे एक दिन में, उन दो मजदूरों की स्किल बिल्डिंग की जाए कि भैया आप ऐसे दीवार मत बनाइए, थोड़ा इस प्रकार से आप काम कीजिए, जल्दी काम हो सकता है। आप दीवार बनाने के लिए जो ये रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हो, जो सीमेंट का लेप होता है जिसे तैयार किया जाता है, वो आप इस तरीके से तैयार कीजिए, जल्दी तैयार हो जाएगा। तो मतलब उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ताकि वही दो मजदूर ज़्यादा जल्दी से काम कर सकें। वो पहले दो मजदूर एक दिन में एक यूनिट दीवार बना रहे थे, तो उनमें अगर इन्वेस्ट किया जाएगा, उनको अगर सिखाया जाएगा, तो वही दो मजदूर एक दिन में 2 यूनिट दीवार बना देंगे। समझ गए? तो ये एक तरीका है, राइटर के अनुसार ये तरीका अच्छा है। 1960s में, 1970s में जापानीज कंपनीज ने कॉस्ट कम करने के लिए, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए यही तरीका अपनाया था। उन्होंने वर्कर्स के साथ लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था कि आप यहीं पर हमारे यहाँ पर काम करोगे, और सैलरी संबंधी चीज़ें भी पहले से डिसाइड कर ली गई थी। तो जब जापानीज कंपनीज को एक बार ये भरोसा हो गया कि हमारे वर्कर्स हमारी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे, तो उसके बाद जापानीज कंपनीज ने वर्कर्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, उनको सिखाना स्टार्ट किया, क्योंकि उनको पता था कि वर्कर्स हमारी ही कंपनी में काम करेंगे तो उनको सिखाया जाएगा, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी ही इंप्रूव होगी। तो इस तरीके को कहा जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके बाद राइटर कहते हैं कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्राइवेट कंपनीज कुछ लोगों को हायर करती हैं और काम खत्म होने के बाद बोल दिया जाता है कि भाई आप जाओ, अब आपकी आवश्यकता नहीं है। बात देखो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज के क्रिटिसिज्म की नहीं है, बात प्रोडक्टिविटी की है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। विभिन्न देशों की जो सरकारें हैं वो हायर एंड फायर की पॉलिसी नहीं अपना सकती। इसी वजह से जो गवर्नमेंट है वो कम रिक्रूट करती हैं, और ज़्यादा रिक्रूट कर लेती हैं तो फिर घाटे में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो राइटर कहते हैं प्रोडक्टिविटी मेजर करने का जो फॉर्मूला है उसमें फेरबदल की आवश्यकता है। राइटर कहते हैं खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ को, या फिर वो देश जहाँ पर कैपिटल की कमी है, इन्वेस्टमेंट की कमी है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी मेजर की जाए आउटपुट पर यूनिट कैपिटल। पहले प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर की जा रही थी? आउटपुट पर यूनिट वर्कर, मतलब पहले नीचे डिनोमिनेटर में वर्कर्स थे, जो पिछला फार्मूला हमने डिस्कस किया था। बट राइटर के अनुसार जब हम प्रोडक्टिविटी निकालें ना, तो हम ये ना देखें कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, हम ये देखें कितना कैपिटल लगा के, कितना पैसा लगा के कितनी प्रोडक्टिविटी आ रही है। इससे ज़्यादा बेहतर ढंग से हम प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकेंगे, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जापानीज कंपनी ने
1960s में 70s में यही स्ट्रेटजी अपनाई थी और काफ़ी अच्छी ग्रोथ अचीव की थी। बात आती है इसके बाद तीसरे रूल की। E.F. शुमाकर, इनका नाम आपने सुना होगा, इनकी बुक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ऐसा कहा जाता है शुमाकर ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जो अपने समय से काफ़ी आगे सोचते थे और उनका काम भी जो है वो ये बोलता है। इन्होंने 1966 में एक ऐसे लिखा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी। इस ऐसे में शुमाकर जी के द्वारा ये बोला गया, देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वो कोशिश करते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज जैसी, मतलब डेवलप कंट्रीज जैसी टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए वर्क प्लेसेस पे, बट उनकी ये स्ट्रेटजी गलत थी। डेवलपिंग कंट्रीज में जो वर्क प्लेसेस हैं वहां पे आप इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, बट डेवलप कंट्रीज जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मत कीजिए। इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी मतलब आज मान लीजिए डेवलपिंग कंट्री में कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है तो आप उसको अपग्रेड करके थोड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लीजिए। बट देखो एकदम से आप डेवलप कंट्री की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लोगे तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आएगा। देखो डेवलप कंट्रीज जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे स्टेजेस में इवॉल्व हुई है। अब डेवलपिंग कंट्रीज एकदम से उसी टेक्नोलॉजी को अपना लेंगे तो इससे तो बहुत से लोगों का रोजगार चला जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज में लोकल कंडीशंस को देखते हुए इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि सीधा सीधा डेवलप कंट्रीज की टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लेना चाहिए। तो ये 3 रूल्स को री एग्जामिन किया जाता है राइटर के द्वारा। अब लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो एक अच्छी जॉब वो होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है वर्कर्स के बीच और सोसाइटी के बीच। वर्कर्स यानी मजदूर, वो इकोनॉमी को क्या देते हैं? प्रोडक्ट्स, सर्विस देते हैं वर्कर्स अपनी, लेकिन बदले में सोसाइटी और इकोनॉमी को भी वर्कर्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। सोसाइटी और इकोनॉमी को वर्कर्स को अच्छी डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए और वर्कर्स को अच्छा इनकम लेवल प्रोवाइड करना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? शायद नहीं। और यहीं पर आवश्यकता पड़ती है सरकार की। सरकार ये इंश्योर करे कि एंटरप्राइजेस के बीच और वर्कर्स के बीच एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, वर्कर्स को अच्छा इनकम मिले। जो हमने सबसे पहले रूल में डिस्कस किया था कि लेबर के लिए आप इकोनॉमी को पूरी तरह से फ्री नहीं कर सकते, मार्केट को पूरी तरह से फ्री नहीं कर सकते, इससे तो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप बात इंडिया की कीजिए, इंडिया में देखो ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है, यानी काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है बट काम कम है। तो ऐसी सिचुएशन में आप बताइए, जब किसी चीज़ की डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है तो क्या हो जाता है? तो फिर उस चीज़ के दाम जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वर्कर्स को मजबूर किया जाता है कम पैसों में काम करने के लिए। जैसा हमने डिस्कस किया, यहीं पर जिम्मेदारी बन जाती है सरकार की कि कोई भी लेबर को एक्सप्लॉयट ना कर पाए, वर्कर्स को एक्सप्लॉयट ना कर पाए, उनको मजबूर ना कर पाए कि आप इतने कम पैसों पर काम करो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इकोनॉमी के नए रूल्स के बारे में। वैसे राइटर एक और भी बात बोलते हैं इस आर्टिकल में कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो कैपिटल है वो एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट करता है। कैपिटल के लिए जहां अच्छी कंडीशंस होती हैं वहां पर कैपिटल चला जाता है। बट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सिचुएशन अच्छी नहीं हुई है ग्लोबलाइजेशन के बाद। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास वेल्थ है, फॉर एग्जांपल बड़ी कंपनीज, वो मार्केट के रूल्स ड्रा करती हैं अपनी मर्जी के अनुसार। जैसे देखो बड़ी कंपनीज भारत सरकार को बोलेंगी कि आप लेबर रिफॉर्म्स लेके आइए, सरकार को लगेगा कि अरे इन्वेस्टमेंट तो आनी चाहिए, मजबूरी है, कर देते हैं लेबर रिफॉर्म्स। लेकिन लेबर रिफॉर्म्स जब आएंगे तो मतलब मजदूरों को जो राइट्स हैं वो और भी ज़्यादा डाइल्यूट होंगे, और मजदूरों के राइट्स डाइल्यूट होंगे तो फिर जिस कॉन्ट्रैक्ट की हमने बात की अभी 1 मिनट पहले, वो कॉन्ट्रैक्ट भी डाइल्यूट होगा, यानी मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो राइटर यही कहना चाहते हैं, ग्लोबलाइजेशन के कारण जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है वो रूल्स को लिखते हैं और उन्हीं की चलती है, छोटे मजदूरों की नहीं चलती। आजकल तो लेबर जो यूनियन है वो भी काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। पुराने समय में तो मजदूरों की यूनियंस हुआ करती थी, वो सरकार से अपनी बात मनवा लिया करती थी, लेकिन आज के समय में मजदूरों की यूनियंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि मशीनों से काम काफ़ी ज़्यादा होने लगा है।
तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।